हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपका किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो नाबार्ड का हो या फिर यूपीएससी का, किसी भी तरह का, स्टेट पीसीएस का, एसएससी का, तो उन सभी एग्ज़ाम के अंदर ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है अवार्ड्स एंड ऑनर्स करंट अफेयर्स अगस्त 2024। तो 2024 के अगस्त के अंदर या फिर अगस्त के नियर बाय जो अभी तक जो अवार्ड्स या ऑनर्स किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी पर्सन को मिले हैं, उनके ऊपर ये आपको जो टॉपिक है वो नज़र आएगा। इसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी एक अवार्ड मिला है रशिया की तरफ से। हमारे बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान हैं, उनको भी एक अवार्ड मिला है। कुछ अगर कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट होगी तो हम उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले, जब भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हैं तो हम उस टॉपिक की रिलेवेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बट क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है उसकी अगर आप रिलेवेंस समझ सकते हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, सपोज़ कीजिए हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं या फिर हम स्टेट पीसीएस की या फिर किसी भी दूसरे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली उन टॉपिक्स को उठाते हैं या फिर उन सब्जेक्ट्स को उठाते हैं जहाँ जो हमें बड़ा बड़ा नज़र आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम मान लीजिए कि कोई एसएससी का एग्ज़ाम मान के चलते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में अगर हम जीके की बात करें या फिर जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो उसके अंदर आपके कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरह से इकोनॉमी करके अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। बट उसी जीए या फिर जनरल अवेयरनेस के पोर्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि करंट अफेयर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और करंट अफेयर को भी अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप और अंदर जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि करंट अफेयर्स में भी ये वाला जो पोर्शन है आपका, क्या अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कैंडिडेट्स होते हैं वो इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपको ये जो पूरा मटेरियल है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, ऑब्वियसली हर महीने के अंदर आपको ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस या फिर अवार्ड देखने को मिलेंगे। हाँ, हर महीने के अंदर हो सकता है एक दो अवार्ड फंक्शन हो या फिर किसी को प्राप्त हुआ अवार्ड। उसके अलावा पूरे ईयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंबाइन करके बनते हैं आपके बहुत सारे अवार्ड फंक्शन वगैरह या फिर पर्सन जिनको अवार्ड मिले हैं। तो हम कोशिश क्या करते हैं यहाँ पर, हम कोशिश ये करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ बुक्स, मैगजीन, उनको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के लिए। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं, एग्जाम के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश हम यहाँ पे जो लेक्चर्स लेके आएंगे आपके लिए, उनमें ये जो अवार्ड्स, ऑनर्स, करंट अफेयर, डिफेंस रिलेटेड एग्जाम है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर है। एज यू कैन सी ये आपका करंट अफेयर, मतलब कि जो करंटली आपके चल रहे हैं, मतलब रिसेंटली जो किसी को भी आपके अवार्ड्स या ऑनर्स मिले हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। देखिए, सबसे फर्स्ट करंट अफेयर है आपका शाहरुख खान ऑनर्ड एट 77th लकार्नो फिल्म फेस्टिवल। सो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टॉपिक पढ़ते रहते हैं बट ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वहाँ से या फिर क्या क्वेश्चन बनेगा। तो वो भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे, टॉपिक विद द क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो शाहरुख खान ऑनर्ड एट द 77th लकार्नो फिल्म फेस्टिवल। तो याद रखेंगे आप, 77th लकार्नो फिल्म फेस्टिवल है और यहाँ पे ऑनर किसे किया गया है, शाहरुख खान को। शाहरुख खान कौन है, आप सभी लोगों को पता होगा, बॉलीवुड किंग खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, शाहरुख खान। सो इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो वर्ड है ना लकार्नो, ये आपने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक जो अवार्ड फंक्शन है ये इंडिया का नहीं है। बट हाँ, क्योंकि ये करंट अफेयर में है और शाहरुख खान जो कि इंडियन एक एक्टर है उनको मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो देखिए, ये आपका जो अवार्ड फंक्शन है ये हेल्ड हुआ है कब, 10 अगस्त को हुआ है, ठीक है, मतलब इसी मंथ की ये बात है। और ये किस चीज़ में इनको मिला है, ये मिला है इनको जो इन्होंने जो लाइफ टाइम अचीवमेंट की है, किसके अंदर, बॉलीवुड सिनेमा के अंदर अगर मैं बात करूँ उसमें की है, उसके अंदर मिला है। सो अब देखिए ये आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप याद रख लेंगे कि शाहरुख खान को अवार्ड मिला है, दैट इज ठीक है, मतलब समझ गए हम। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें और जो है वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो चीज़ें क्या है,
जैसे कि ये जो फिल्म फेस्टिवल या फिर ये जो अवार्ड फंक्शन सेरेमनी हुई है, ये कहाँ हुई है, और ये लकारनो जो शब्द है ये क्या है, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लकारनो है, इट इज़ अ टाउन, इट इज़ अ टाउन। कहाँ पर है ये? स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे पड़ता है आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ इन द यूरोप। तो वहाँ पर ये टाउन है लकारनो, बड़ा ही सुंदर टाउन है, आप देख सकते हैं गूगल पे इसे पिक्चर करके, वेरी ब्यूटीफुल टाउन। और वहाँ पे ये जो अवार्ड फंक्शन है वो हेल्ड हुआ है। और यहाँ पर ये जो फिल्म जो अवार्ड फंक्शन हुआ है, इसकी एक और ख़ास बात क्या है कि इसमें फेस्टिवल के अंदर जो ओपन एयर स्क्रीनिंग्स होती हैं वो लगाई जाती हैं। ओपन एयर स्क्रीनिंग क्या होती है? जैसे आप सिनेमा में जाते हो वहाँ पे कोई मूवी वगैरह देखने के लिए, तो वहाँ पे एक पूरा हॉल है, उसके अंदर एक बड़ी स्क्रीन लगी होगी, वहाँ पे आप देख रहे होंगे। ओपन एयर स्क्रीनिंग में मतलब कि ओपन एरिया में कोई हॉल टाइप नहीं होगा, बाहर ही बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, लोग खुले में बैठे होंगे, और वहाँ पर ये जो अवार्ड फंक्शन है, ये सेरेमनी है जो वो हेल्ड हुई है, ठीक है। तो आप दो तीन चीज़ें याद रखेंगे, हो सकता है आपसे ये जो वर्ड है वो भी पूछ लिया जाए कि लकारनो कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये रिलेट किस चीज़ से करता है? इट इज़ रिलेटेड टू दी अवार्ड फंक्शन। किस अवार्ड फंक्शन में? जहाँ पे शाहरुख खान को ये अवार्ड जो है वो मिला है। ओके, सो नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर हम बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि इंडिया कंप्लीट्स द पेरिस ओलंपिक 2024 विद द 6 मेडल्स। देखिए, ओलंपिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये एक ऐसी गेम होती है, इसके अंदर कई तरह की आपके गेम्स जो है ओलंपिक्स के अंदर खेली जाती हैं। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो ये शुरुआत जो होती है ना ओलंपिक्स की, ये हो रही है ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक्स हुआ करते थे, हमारी हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे कि ग्रीक्स हुआ करते थे। वो क्या करते थे कि वहाँ पर जो राजा होते थे ग्रीक के, वो क्या करते थे कि इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज करवाते थे। किस चीज़ के लिए? अब देखिए, अब जो गेम्स है, कहा जाता है कि ये जो गेम्स है वो इसलिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी। एक तो पहला तो एंटरटेनमेंट, द सोल पर्पस ऑफ कोई भी जो गेम होता है वो एंटरटेनमेंट ही होता है। धीरे धीरे करके चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मतलब आजकल वो तो जो गेम्स होगी वो हार जीत की बात बनने लगी है, बट द सोल पर्पस ऑफ दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटी वॉज द एंटरटेनमेंट। सो ओरिजिनली जो ये ओलंपिक्स की शुरुआत हुई है, ये कैसे हुई है कि ग्रीक्स में, जो ग्रीक के अंदर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो करवाया करते थे एंटरटेनमेंट पर्सन के पर्पस के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर उस एरिया में जहाँ पे वो ग्रीक का जो एरिया राजा महाराजा रूल कर रहे हैं, अगर उस एरिया में किसी तरह की कोई वॉर एक्टिविटीज़ चल रही है या फिर वहाँ के जो पीपल है वो सेटिस्फाइड नहीं है राजा से अपने, तो उनका ध्यान उस जगह से या फिर वहाँ से बंटाने के लिए भी, अलग जगह करने के लिए भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। खैर, हम ये समझ सकते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कहाँ से आ रही है? ग्रीक से आ रही है। वहाँ पे आपका एक जो ये शहर भी हुआ करता था ओलंपस, सो वहाँ से ही जो नाम है ओलंपिक्स जो है वो लिया गया है। खैर, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी 2024 में ये ओलंपिक्स जो गेम हैं वो हेल्ड हुए हैं, और इसके अंदर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक हम कह सकते हैं। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 2011 में हमारी सेंसस हुई थी, उसके बाद होनी तो हर 10 साल बाद चाहिए थी, बट कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कोरोना हो गया और भी रीजंस हैं, उनकी वजह से सेंसस कंप्लीट, मतलब नेक्स्ट सेंसस नहीं हो पाई है, ठीक है। सो अब पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है, और अगर सेंसस करवाई जाएगी तो मे बी इंडिया जो है वन ऑफ द पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा, ठीक है। ये नज़र भी हमें आता है। बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी द नंबर ऑफ मेडल्स विच वी रिसीव, इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको रिसीव वो कितने हैं? ओनली 6, ठीक है। 6 मेडल्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं, और ये परफॉर्मेंस पिछली बार से नीचे गई है। पिछली बार 7 मेडल्स जो थे वो जीत के आए थे इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, लेकिन इस बार नहीं आए हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि क्यों इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ओलंपिक्स के अंदर। खैर, जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या कहता है कि अगर पिछली बार की बात की जाए तो जो आपका टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था 2020 के अंदर, तो उसमें क्या था, एक गोल्ड आया था, और वो गोल्ड कौन लेके आए थे? हमारे नीरज चोपड़ा जो हैं वो लेके आए थे। हरियाणा से ये संबंध रखते हैं, और ये जो इन्होंने गोल्ड लेके आए थे जेवलिन थ्रो के अंदर लेके आए थे। आपको नीरज चोपड़ा के बारे में आई नो कि पता ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी की अगर बात की जाए तो इस साल 2024 में 117 जो एथलीट्स थे वो कंपटीशन के लिए गए थे। डिफरेंट स्पोर्ट्स की कैटेगरीज होती हैं ओलंपिक्स के अंदर, चाहे जेवलिन थ्रो हो, चाहे रनिंग हो, अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है।
दो परफॉर्मेंस है वो इस बार ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं रही है, पिछली बार से भी कम आई है। पिछली बार एटलीस्ट एक गोल्ड था, ठीक है, इस बार एक भी गोल्ड नहीं हासिल हुआ है। और जो इस बार एक सिल्वर भी हासिल हुआ है, हमारा क्या है कि 5 ब्रोंज है, एक सिल्वर है, और वो जो सिल्वर भी इस बार मिला है वो भी अगेन आपके नीरज चोपड़ा ही लेके आए हैं। अगर इनकेस नीरज चोपड़ा को वो सिल्वर नहीं भी मिलता तो उस केस में इंडिया के पास एक भी सिल्वर ना होता। बट खैर अच्छी बात है कि नीरज चोपड़ा जो है उनको एक सिल्वर मिला है। वो पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं उनका गोल्ड आया है, और इन नीरज चोपड़ा जो सेकंड थे तो उनको सिल्वर मिला है। सो अगर देखें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर इंडिया को जो मेडल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी कोई लिस्ट नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ से सवाल बनना बहुत ही सिंपल सी बात है कि बनेगा, मेरे ख्याल से बनेगा। सो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा जो है आप याद रखेंगे काफ़ी फेमस है, तो इनके ऊपर सवाल आने के चांसेस थोड़े कम बनते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो कोशिश करता है कि हम वो चीज़ पूछें जो कि जनरली पता होनी चाहिए। बट पता किसको होनी चाहिए? अगर नीरज चोपड़ा के ऊपर सवाल पूछेंगे तो अगर आप ना भी पढ़ना चाहें, ना भी देखना चाहें, तो भी न्यूज़ चैनल के अंदर, अखबारों के अंदर, हर जगह पे नीरज चोपड़ा का नाम, उनका पूरा बायोडाटा, ये सब देखने को आपको मिल जाएगा, कौन सी गेम खेलते हैं। सो वो एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो वहाँ से सवाल मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा, एग्जामिनर अगर इस तरह से सोच रखता होगा। लेकिन खैर फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें अपने हिसाब से तो पूरी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है जेवलिन के अंदर, ठीक है। पिछली बार 2020 के अंदर ये गोल्ड आया था इनको सेम कैटेगरी के अंदर। उसके बाद मनु भाकर जी का नाम आपने सुना होगा, इनको ब्रॉन्ज मिला है किसके अंदर? कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैटेगरी ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा हर कहीं पर आपने, लेकिन कैटेगरी जो है वो रेयरली ही मेंशन होती है। आप देखेंगे मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है वुमेन्स 100 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर ये इनका ब्रॉन्ज आया है। शी हेल्स फ्रॉम कहाँ से? हरियाणा से, ठीक है, ये हरियाणा से संबंध रखती हैं। ओके, उसके बाद स्वप्निल कुसाले, इनको ब्रॉन्ज मिला है कहाँ पे? मेंस 50 मीटर राइफल, ठीक है, ये भी शूटिंग की ही कैटेगरी है। और स्वप्निल आपके संबंध रखते हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से। उसके बाद आपके आते हैं मनु भाकर और सरबजीत सिंह, ये कंबाइंड कैटेगरी है, मतलब इसमें 2 शूटर इकट्ठे जो है वो एक टीम में खेलते हैं। सेम आपका ब्रॉन्ज मिला है इनको 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, ये टीम शूटिंग होती है। और आपके सरबजीत भी हरियाणा से ही संबंध रखते हैं। उसके बाद अमन सहरावत, ये आपके ब्रॉन्ज मिला है इनको मेंस फ्री स्टाइल 57 रेसलिंग के अंदर, ये भी आपके हरियाणा से ही हैं, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि जिनमें जो मेडल्स हैं वो हम ओलंपिक के अंदर लेकर आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ये है आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड 2024। ये जो आपका अवार्ड है इसकी कुछ खास बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एज यू कैन सी नाम से क्लियर हो रहा है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल का अवार्ड है, विज्ञान पुरस्कार मतलब साइंस से रिलेटेड ये अवार्ड हमें देखने को मिलता है। ये जो अवार्ड है ये अभी अवार्ड फंक्शन जो सेरेमनी थी वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। कब? 7 अगस्त को आपकी ये सेरेमनी जो है वो करवाई गई थी, ठीक है। अब एक्चुअली में इसमें क्या है कि ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पहले इंडिया में चलता था, मतलब पहले भी ये अवार्ड फंक्शन हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए बीच में रुक गए थे, और अभी ये दोबारा से स्टार्ट किया गया है। द रीज़न इज़ क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिस किया है कि जो साइंटिस्ट, नंबर ऑफ द साइंटिस्ट हैं और द पर्सन हु आर जो साइंस की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो कम हो रहे हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए 2024 के अंदर 7 अगस्त को ये आपके जो अवार्ड्स हैं उनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पर अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे उन लोगों को या फिर उन पर्सन्स को जो कि क्या करेंगे, साइंस के अंदर किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो डेट है आपकी, अगर आप याद रखेंगे, गिवन आउट ऑन 23 अगस्त को ये अवार्ड दिए जाएंगे। और ये जो डेट है आपकी ऑल्सो क्या है, आपकी नेशनल स्पेस डे है आपकी, जो कि सेलिब्रेट की जाती है एज ए सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो है आपका वो उसकी सक्सेसफुल जो लॉन्च है वो हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रयान 3 मेंशन है, मतलब चंद्रयान 2 भी रहा होगा, चंद्रयान 1 भी रहा होगा, ठीक है। तो चंद्रयान 1 की बात करें 2008-9 की बात हो रही है, 2 की बात करें 2019 की बात हो रही है, और ये आपका चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो 2023 में ये आपका हुआ था। इसरो है जो आपकी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से रिलेटेड
या फिर सैटेलाइट्स जो लॉन्च होती हैं किस तरह से स्पेस के एरिया में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करती हैं मेनली आपकी जो इसरो होती है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब इसमें क्या है कि इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, इसरो ने चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया था, बट इसके बाद अभी रिसेंटली हमारे इसरो के चेयरमैन का एक वीडियो इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहे थे कि हम चंद्रयान 4 और 5 पे भी काम कर रहे हैं और जल्द ही उसकी लॉन्चिंग की डेट भी अनाउंस की जाएगी। चंद्रयान 1 की बात करें तो ये सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से ये अर्थ के अंदर ही जो है लॉन्चिंग के टाइम पे ये ब्लास्ट हो गया था। चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 टेक ऑफ कर गया था, अर्थ की ऑर्बिट से बाहर भी चला गया था, बट होता ये है कि ये जो चंद्रयान था हमारा 2, उसके अंदर लैंडर और रोवर एक अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। लैंडर का काम क्या होता है कि रोवर को चांद की ज़मीन पर लेके जाना, इस सॉफ्ट लैंडिंग करना, और उसके बाद वो जो रोवर है वो उस लैंडर से निकलेगा और बाहर, जैसे गाड़ी होती है छोटी सी गाड़ी उस तरह से, और बाहर निकलेगा, वहाँ पे सैंपल जो है वो इकट्ठा करेंगे। बट सेकंड टाइम पे जो क्या हुआ था, वो जो लैंडर है उसकी लैंडिंग नहीं हो पाई और काफ़ी फोर्स से काफ़ी तेज़ वो चांद की ज़मीन पर जाकर गिरा, टूट जाता है और वर्किंग नहीं करता है, इसरो कनेक्शन भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाती है। बट चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली हमारे मून के साउथ साइड में जो है वहाँ पे लैंड करता है। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी जो इसरो ने हासिल की थी। ओके, तो इसी डे को जो क्या है नेशनल स्पेस डे के तौर पे भी जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। ये है हमारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी। ये जो अवार्ड है ये हमारी देश की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। अब फीजी के बारे में बात करें तो पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पपुआ न्यू गिनी, और यहाँ पर आपका ये जो फीजी है आपको नज़र आ जाएगा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसी के नियर बाय आपका टोंगा भी है। टोंगा आइलैंड के बारे में शायद आपने सुना होगा। कुछ साल पहले टोंगा आइलैंड पे एक वोल्केनिक इरप्शन हुई थी और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इरप्शन थी कि वहाँ पर कई महीनों तक ये टोंगा आइलैंड और इसके नियर बाय जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे कई महीनों तक जो सूरज की रोशनी है वो नहीं लोगों को देखने को मिली थी, क्योंकि पूरा जो आसमान है वो बादलों से या फिर हैवी ऐश जो राख होती है, वोल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी जब फटता है उस टाइम पे वो राख निकलती है, वो आसमान में प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से सनराइज नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसी जगह है जो कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऊपर से होते हुए इस तरफ यहाँ पे पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया और यहाँ के जो फिजी ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पे आती है। एक्चुअली में ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो जगह है जहाँ से वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इन सभी जगह में इरप्शन होती है तो एक रिंग की तरह नज़र आता है ये, ठीक है, हाथ में डालने वाली रिंग की तरह। सो इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। लोकेशन की हमने बात कर ली है, ठीक है, आपसे लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में आपको नज़र आ जाएगा। फीजी कहाँ पे नज़र आएगा? पैसिफिक ओशन में। अब देखिए जो अवार्ड है वो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। इसके अंदर क्या है, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंट 2-day स्टेट विजिट टू द फीजी मार्क्स सिग्निफिकेंट स्टेप इन द स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड द फीजी। तो अगर देखा जाए तो फीजी एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। इंडिया को क्यों ज़रूरत है किसी ऐसे आइलैंड नेशन से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की? तो रीज़न इज़ कि चाहे छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी कंट्री हो, बट हाँ जैसे मान लीजिए पैसिफिक ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है। जस्ट इन केस इंडिया जो है अपने जो शिप्स है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, अगर पैसिफिक ओशन में भेजता है तो उस केस में क्या होगा कि इंडिया को एक ऐसा फ्रेंडली नेशन मिल जाएगा जो हेल्प कर सकता है इन द टाइम ऑफ कोई भी अगर इमरजेंसी पड़ती है, कोई ज़रूरत पड़ती है। तो एक ये चीज़ इसीलिए इंडिया जो है अच्छे रिलेशन बनाता है। और वैसे भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे ही रहे, अनलेस और अनटिल हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है किसी के साथ कोई किसी को अपना दुश्मन बनाने के, तो हमें वहाँ पे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन ही रखने चाहिए। सो दिस इवेंट इज़ द की मोमेंट इन द बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप बिटवीन दी टू कंट्रीज़। आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाएगा, रिसेंटली हु रिसीव द ऑर्डर ऑफ फीजी 2024, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड जो है मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके फीजी के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है सितिवेनी राबुका,
ये इनका नाम है, ठीक है। तो इन्होंने जो ये अवार्ड है ये कन्फर किया है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करें, सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिसीव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन डायबिटोलॉजी। डायबिटोलॉजी इज द स्टडी, ये किस चीज़ की स्टडी है, यहाँ पर जो डायबिटीज़ होती है उसकी ये स्टडी है। सो उसके अंदर हमारे ये मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनको ये अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा, इनको ये अवार्ड मिला है। कैसे, ये एक सेरेमनी हेल्ड हुई थी आपकी, ठीक है, जिसमें ऑनर किया जा रहा था किनको, नोटेबल फिगर्स जिन्होंने क्या किया है मेडिकल की फील्ड में, ठीक है। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको ये मिला है क्योंकि ये डॉक्टर हैं, इन्होंने डायबिटीज़ के ऊपर काम कर रखा है, तो डायबिटोलॉजी जो फील्ड है उसमें इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, और ये इवेंट था, इसमें अलग अलग जो डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, अलग अलग ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे, तो वहाँ पे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड आपको देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी अवॉर्डेड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है। रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ये मिला है, उनको अवार्ड किया गया है, अवॉर्डेड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात की जा रही है। किसी भी कंट्री के अंदर अवार्ड्स की कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल जो हैं इससे पूछे जाते हैं अवार्ड से रिलेटेड। तो सिविलियंस के अवार्ड, सिविलियन के अंदर अवार्ड होते हैं, मिलिट्री के अवार्ड होते हैं, ठीक है, लिटरेचर के अंदर होते हैं, फिल्म्स के अंदर होते हैं। तो अगर किसी पर्सन को मतलब ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिल रहा है या ऑनर मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जैसे हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न। ये किसी भी ऐसे पर्सन को मिलेगा जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा, किसके लिए, हमारे देश के लिए, ठीक है, किसी भी फील्ड में, तो उसको भारत रत्न जो है वो दिया जाता है। सेम उसी तरह से जैसे हमारा भारत रत्न है, उसी तरह से जो रशिया है उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द पोस्टल, ये उनके अवार्ड का नाम है, ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इट इज़ द फर्स्ट कॉल्ड अ हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड फ्रॉम रशिया, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। द रीज़न किस लिए दिया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के अंदर भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। ऑल्दो रशिया हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर है हमेशा से ही, बट हमेशा से रहा है, लेकिन आगे के जो संबंध है वो और स्ट्रॉन्ग हो, इस डायरेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। और दैट्स वाई जो ये अवार्ड है, उनकी जो उन्होंने काम किया है, जो कोशिशें की हैं, उसको रिकग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने जो है, ये व्लादिमीर पुतिन जी हैं, उन्होंने ये अवार्ड जो है ये इनको दिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र विन्स द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी फाउंड दैट द महाराष्ट्र इज द बेस्ट स्टेट फॉर द फार्मिंग इन 2024। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो कि शिवसेना से अलग होके अब उनकी जो पार्टी है वो भी क्लेम कर रहे हैं कि वो आपकी शिवसेना है। तो खैर ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, बट खैर एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है, मतलब उन्होंने ये रिसीव किया है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सो ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, अगर कोई भी स्टेट जो है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करती हैं किसानों के लिए, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, स्कीम्स लेके आती हैं, तो उस केस में ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा कि ये जो अवार्ड है वो किसे मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बिहाफ पे एकनाथ शिंदे जी ने ये अवार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया है। ओके, सो ये जो आपके सारे थे अवार्ड से रिलेटेड आपके ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से एक आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स बनता है। प्लीज़ इस पर स्पेशल फोकस कीजिएगा। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे नाबार्ड की सिलेक्शंस हैं, ठीक है,
और ना आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देख सकते हैं जो हमारे थ्रू जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन को जारी रखा और यहाँ पर ये सिलेक्ट भी हुए हैं। और इससे आगे अगर बात करें, ये हमारे 2022 की सिलेक्शंस हैं। यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देख सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे और बढ़ाया है और उसके बाद उनकी सिलेक्शन जो है वो उनको मिली है। ठीक है, सो आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है अगर आप इस तरह से जो अपनी प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो लेक्चर्स हैं उनके थ्रू आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो हर एक स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेक्चर में इतना ही है। एक और चीज़ आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप हमारे जो लेक्चर्स हैं, हमारा जो कोर्स है, उनको इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसको परचेज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप देख सकते हैं, abipedia.abhimanyu.com के नाम से वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा। चूज़ एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का पोर्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब ये जो पैकेज है ना, जो ये कोर्स का पैकेज है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप देखिए, सबसे पहले 80% डिस्काउंट है इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। 15,000 का कंप्लीट कोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3,000 के अंदर अवेलेबल हो रहा है। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, सो जितना जल्दी हो सके आप इसे परचेज कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि इसके अंदर मिलेगा क्या क्या। पहले देखिए, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत मिलेंगी। आप कभी भी अपने फ्री टाइम में जाके भी देख सकते हैं, लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप टीचर से पूछ सकते हैं। द सेकंड थिंग इज कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी। विदाउट टेस्ट सीरीज आप कोई भी एग्जाम जो है उसको अगर सोचें कि विदाउट टेस्ट सीरीज मतलब ज्वाइन की या फिर उसकी प्रैक्टिस की आप क्लियर कर सकते हैं, तो वो एक मिथ है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि एग्जाम में कैसा इन्वायरमेंट है वो आपको टेस्ट सीरीज से ही पता लगता है। करंट अफेयर क्लासेस, वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर के टॉपिक्स क्वेश्चन हर साल एग्जाम में बढ़ते हैं। नोट्स, पीडीएफ एंड डेली टेस्ट, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स और पीडीएफ आपको मिलेगी। सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस आपके होंगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे ये भी करवाया जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नाबार्ड का आपका एग्जाम है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, ये आपकी स्पेशल जो है, इसके अंदर आपको चीज़ें जो है वो दी जाएंगी। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है। सो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।